विधायी तौर पर अब आप एक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं और आपने ये प्रतिबद्धता जनता के समक्ष भी दोहराया कि हम अगर उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इस आवाज़ को और मुखर होकर के तवज्जो देंगे या उसको प्राथमिकता देंगे। एक प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद अगर इन विषयों को आप भूल जाते हैं तो ये जनता के साथ वादा खिलाफी होगी। आप कह सकते हैं कि जनता के साथ धोखा होगा। ये बताइए संजय भाई कि एक पोस्ट आपका लिखे हैं, एडिटर साहब पोस्ट थोड़ा लगा दिया जाए साइड में। ये जो पोस्ट है पूरा ये मतलब कि उगाही, चोरी, कमीशन, क्या संदर्भ है इसका? एनटीपीसी के एजेंट और कर्मचारी की तरह झारखंड का पुलिस काम कर रहा है, चाहे वो हजारीबाग जिले के डीसी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो बीडीओ हो। इश्क करने की उम्र में हम लोग इनकलाब करने निकल गए और जब इनकलाब की राह में गए तो अब इतिहास बनाने की जिद है। चुनाव का मौसम जो है चारों तरफ है। बीजेपी राजसू में कैसा रिश्ता है? हमारी 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, वही प्रमुखता के केंद्र में रहेगी, प्राथमिकता के केंद्र में रहेगी। तो क्या होगा कि यहाँ के जो हमारे लोग हैं उनको अवसर मिलने में आसानी होगी। बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के अंदर झारखंडी नेताओं को राजनीतिक तौर पर किनारे लगा दिया जा रहा है। जिस राज्य ने हमें मिट्टी दिया, घर दिया, आवास दिया, पानी दिया, बिजली दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया, उस राज्य के प्रति अगर अपनत्व का भाव नहीं है और वहाँ के लोगों की तरक्की हो ये भावना आपके अंदर नहीं है तो उस राज्य की मिट्टी में आप रहने लायक। राजधानी रांची और झारखंड के तमाम इलाकों में गोलियां चलना आम बात हो गई है। रोजगार मिल नहीं रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला नहीं, ओबीसी को आरक्षण मिला नहीं। नमस्कार, आजसू के फायर ब्रांड युवा नेता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संजय मेहता जी। तमाम जो चीजें झारखंड में चल रही हैं, युवाओं से लेकर राजनीति तक, और जो गठबंधन में चल रहा है, आप देखें कि झारखंड में जिनकी सरकार है वो अब जो आसाम का चुनाव है वहाँ, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे इनसे। लेकिन पहला सवाल संजय जी मेरा आपसे यही है, कभी आप बाहर से आप भी आ रहे हैं, हमारे ख्याल से जैसे हमारी आपसे बात हुई, झारखंड में क्या चल रहा है, कैसे देख पा रहे हैं? मुख्यमंत्री जा रहे हैं आसाम चुनाव लड़ने के लिए, पहले वहीं से शुरू कर लेते हैं। और यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से गोगोई साहब, गौरव गोगोई साहब यहाँ आते हैं मान मनव्वर के लिए, कुछ हो नहीं पाता है। फिर यहाँ से वो वहाँ जा करके 24 घंटा से भी कम समय आप देखिए तो उसके पहले वहाँ पे कैंडिडेट उतार देते हैं। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं सरकार से और सरकार के लोगों से कि भाई सब कुछ ठीक है कि बिहार का बदला ले रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो अब इन लोगों का इंटरनल मैटर है कि आप इन लोग इंटैक्ट हैं कि नहीं हैं। दूसरे राज्यों में कुछ अलग राग अलापते हैं, राज्य के अंदर कुछ अलग राग अलापते हैं। यहाँ पर एकजुटता दिखाने के लिए अपने ही दल के एक नेता को इसलिए सिर्फ निकाल देते हैं कि मुख्यमंत्री पर उन्होंने टिप्पणी की, तो यहाँ पर तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा अलायंस बहुत इंटैक्ट है, लेकिन जाकर के दूसरे राज्यों में वो टूट जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि वैचारिक जो इनकी प्रतिबद्धता है वो सिर्फ अवसरों को लेकर के है कि अपना अपना फायदा जहाँ दिखेगा उस तरीके से इनकी एक तरीके से कह सकते हैं कि अलायंस में स्थिति होगी। तो ये तो साफ तौर पर पता चल गया कि ये एक अवसर को जन्म देने वाला या फिर आप कह सकते हैं कि अवसर को भुनाने वाला अलायंस है, ना कि राज्य की प्रगति वाला अलायंस है। आप जिस क्षेत्र से आप लोकसभा चुनाव लड़े हैं और आपकी शुरुआत, आपकी जहाँ से पहचान हुई हजारीबाग, जिस तरीके से योगेंद्र साहू को पार्टी से निष्कासित किया गया और ये कहा गया बाकायदा, आप देखिए कि जो अध्यक्ष हैं उनके कांग्रेस झारखंड के, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की छवि बिगड़ रही थी, हमने निष्कासन कर दिया। तो भाई मुख्यमंत्री पर टिप्पणी तो के त्रिपाठी ने भी की थी, उन्होंने भी कहा कि सरकार बदल जाएगी, हम सब जानते हैं। जेएमएम देखिए कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेगा। इरफान अंसारी कई बार ऐसे विवादित बयान दे चुके हैं जिससे सरकार की जो छवि है वो खराब हो गई। तो इन लोगों पे इतना मेहरबानी और योगेंद्र साहब पे इतना अनुशासनता, मतलब क्यों, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो अब उस संगठन का अपना एक इंटरनल मैटर है, आंतरिक मसला है। उन्होंने अपना जो भी निर्णय लिया, उनकी अनुशासन समिति है, उनका अपना संगठन है, इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन एक मसले पर मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ आपके लोकतंत्र 19 के माध्यम से कि बड़का गांव के अंदर जो एनटीपीसी है, उस एनटीपीसी के पूरे प्रबंधन का जो कार्यशैली है उसका यही है, उसका मोडस ऑपरेंडी कि वहाँ के रैयतों को कुचलो, वहाँ के विस्थापितों पर फर्जी एफआईआर करो, वहाँ के जमीन देने वाले भोले भाले ग्रामीणों को मारो, वहाँ के लोगों को डंपरों से कुचल करके मृत्यु हो जाए, उसकी कोई फिक्र मत करो, और जितना ज़्यादा हो सके शासन और प्रशासन की मदद लेकर के यहाँ के रैयतों को परेशान करो। तो एनटीपीसी के द्वारा वहाँ के रैयतों को परेशान किया जा रहा है
वहाँ के रैयत परेशान हैं, उन पर फर्जी एफआईआर हो रहे हैं, उनकी ज़मीन लूटी जा रही है, उनकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लंबे समय से वो अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। और इसके अलावा और भी जितनी कंपनियां आ रही हैं, चाहे वहाँ पर अब अडानी की बात कर लीजिए, चाहे वहाँ पर ऋत्विक कंपनी जो माइनिंग का काम कर रही है, या फिर त्रिवेणी सैनिक हो, चाहे बीजीआर हो, तमाम ऐसी जो कंपनियां हैं, ये सारे वहाँ पर जनता का दमन कर रहे हैं। और इस बात को मानना पड़ेगा झारखंड के आम जनमानस को और झारखंड की सरकार को कि एनटीपीसी के एजेंट और कर्मचारी की तरह झारखंड का पुलिस काम कर रहा है। चाहे वो हजारीबाग जिले के डीसी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो बीडीओ हो, एनटीपीसी के एक एजेंट के तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं और इस कारण से वहां के जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है। इस बात पर मुझे स्पष्टता के साथ कहने से कोई मतलब दो राय नहीं है इस मसले पर। आप कह रहे हैं कि जो अमला है, जो एजेंसीज है स्टेट की हो, उनका बैकअप है एनटीपीसी को? पूरा बैकअप है। आप देखते होंगे कि बड़का गांव के इलाके में जब भी पुलिसिया जुल्म ढाया जाता है तो बहुत सुनियोजित तरीके से पूरी पुलिस की गाड़ियां, प्रशासन की गाड़ियां दूसरे थाने से फोर्सेस को डिप्लॉय करके वहां पर फोर्स की संख्या बढ़ा करके और माइनिंग का काम स्टार्ट किया जाता है। लोग मशीनों के सामने जाकर के बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, तो उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। और मुझे लगता है कि बड़का गांव के अंदर वहां के रैयतों पर ना जाने कितने फर्जी एफआईआर कर दिए गए और इन फर्जी एफआईआर के बावजूद भी जब ये आंदोलन होता है तो उन सभी आंदोलनकारियों को कुचला जाता है। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूं कि विस्थापन और पुनर्वास की नीति बड़का गांव में लागू होनी चाहिए और जिस तरीके से सीएसआर के काम को ये लोग एक छोटा सा आरओ लगा करके, तो कोई पंखा लगा करके, कोई स्ट्रीट लाइट लगा करके ये जो खाना पूर्ति कर रहे हैं सीएसआर का, ये भी नहीं चलेगा। और आपको मालूम है कि जिस रोड से पब्लिक चलती है उसी रोड से आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, जिसके कारण ना जाने कितने बाइक सवार की मौत हो गई, कितने सारे लोकल लोगों की मौत हो गई। इस पर कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने देखा, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि यूएस में आंध्र प्रदेश की एक लड़की की डेथ हो जाती है गोली लगने से, पुलिस की गोली लगने से। उस परिवार को 262 करोड़ रुपया कंपनसेशन देता है, हाँ, अमेरिकी सरकार। और यहाँ पर यूं ही लोग कुचल कर मार दिए जा रहे हैं। मतलब आम जिंदगी की यहाँ पर कोई कीमत नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह लोगों को मार दिया जा रहा है, उन पर फर्जी एफआईआर किए जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये वेदना और पीड़ा है बतौर झारखंडी कि जिस झारखंड के लोगों ने अपना ज़मीन दिया, बसाया, जिन लोगों ने यहाँ पर उनको एक तरीके से रहने के लिए घर दिया, उद्योग लगाने के लिए अपनी ज़मीनें दे दी, अपना खेती बाड़ी कारोबार सब कुछ तहस नहस कर दिया, और वो जा कर के एक सिक्योरिटी गार्ड का एक अदद नौकरी मांगने जाते हैं तो उनके बायोडाटा को डस्टबिन में फाड़ करके फेंक दिया जाता है और दरवाजे से उनको दुत्कार करके भगा दिया जाता है। और जब वो मुआवजा मांगते हैं तो कहते हैं कि मुआवजा नहीं मिलेगा, इतना लेना है तो लो, नहीं तो ट्रेजरी के अकाउंट में डाल देते हैं और उसके बाद घर तोड़ दिया जाता है। अभी चुनाव का मौसम जो है चारों तरफ है, बीजेपी राजसू में कैसा रिश्ता है फिलहाल? हम एक अलायंस पार्टनर हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी झारखंडियत की है, हमारी आइडियोलॉजी झारखंड को आगे बढ़ाने की है। झारखंड के संघर्ष के इतिहास में आजसू की विचारधारा समाहित है। आजसू ने झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी है। जल जंगल जमीन हमारी विचारधारा का मूल है, स्थानीय भाषा संस्कृति हमारी विचारधारा का मूल है। आजसू का इतिहास नहीं सर, बीजेपी और आजसू का रिश्ता कैसा है करंटली? हम पॉलिटिकली एक अलायंस पार्टनर हैं, चुनाव साथ लड़ते हैं, लेकिन चुनाव के बाद अपनी अपनी विचारधारा पर काम करते हैं। तो ये जो भाईचारा है आजसू और बीजेपी का, बंगाल बॉर्डर क्रॉस करते ही अलग कैसे हो गई? आपकी सीट पे महाराज अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, वो लोग भाई भाई हैं आप लोग। ये तो बड़े नेताओं का मसला है और मुझे लगता है कि इस पर हम जैसे लोगों को, छोटे लोगों को बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन झारखंड को लेकर हम लोगों की अपनी प्रतिबद्धता है और झारखंड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसी बात को लेकर के। लेकिन हाँ, जो बृहद झारखंड का सपना है, और चाहे वो मानभूम का इलाका हो, चाहे उड़ीसा के क्योंझर और मयूरभंज का इलाका हो, या जो भी बृहद झारखंड का हम लोग एक सपना देखते हैं, वो सपना तो अंदर है ही, वो समाहित है। ठीक है, हम आपसे बड़े नेताओं के इस पे जो उन्होंने सोचा उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, आप ही से पूछते हैं। मान लीजिए कि अगर आजसू जो अपना जो बॉर्डर का जो इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है, या फिर जो विधानसभा क्षेत्र है, अगर वहां पे आप लड़ते और बैकअप अगर आपको रहता बीजेपी से, तो कैसा परिणाम आ सकता था? नहीं, निश्चित, क्योंकि अभी तो आप लोग दोनों लोग एक ही सीट पे लड़ रहे हैं, आमने सामने है। नहीं, अभी हम लोगों ने अपना ऑफिशियली कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मानभूम का जो इलाका है, और चाहे वो पुरुलिया का आप जिक्र कर लीजिए, चाहे झालदा का, जयपुर का, बाघमुंडी का, इन तमाम क्षेत्रों का अगर जिक्र करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आजसू के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़े स्तर पर है। एक बड़ी फौज है वहाँ पर आजसू की टीम की। और जो क्षेत्रीय भावना है झारखंड का और मानभूम इलाके का, वो बहुत मिलता है। मतलब एक समन्वय है, भाषाई तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी और भावनात्मक तौर पर भी। तो निश्चित तौर पर अगर हम इलेक्शन में होंगे वहाँ पर, तो हम एक बेहतर परिणाम देंगे। भाषा आंदोलन को लेकर के एक लेटर हमारे हाथ में आया, आप चाहें तो हम उस लेटर को पढ़ दें अगर आप बोलेंगे तो। आदित्य साहू जी के तरफ से लेटर लिखा गया मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को। उन्होंने उनसे पूछा है कि भाई अगर आप मान लीजिए कि जो इधर के जो इलाके हैं आपके, छोटा नागपुर वगैरह के जो इलाके हैं, यहाँ पर अगर आप दूसरे भाषाओं को अगर तरजीह आप दे रहे हैं, उड़िया और बंगाली को, तो आप देवघर, गोड्डा, साहेबगंज के इलाके जहाँ पे कि भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली भाषाएं बोली जाती हैं, उनको तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं? इस पर कुछ विवाद भी हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप लोगों की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनके तरफ से भी लोग लिख रहे हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लोकसभा का सत्र चलता है, तो लोकसभा का जब सत्र चलता है तो कई भाषाओं में उस सत्र की पूरी कार्यावधि को, पूरे सेशन को रूपांतरित किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है उसका। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची के भाषाएं हैं, उसमें जो सम्मिलित भाषाएं हैं उस पर उनका अनुवाद किया जाता है। मतलब वो आधिकारिक तौर पर भाषा हुई। तो हमारा कहना ये है कि अगर झारखंड के अंदर 9 क्षेत्रीय और जनजातीय आधिकारिक भाषाएं हैं, तो निश्चित तौर पर वही आधार होना चाहिए। हमने इस पहलू पर अपनी राय को रखा था। हमने यही कहा कि अगर दूसरे राज्यों के अंदर ये प्राथमिकता है, तो झारखंड के अंदर जो 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, उसको ही नियुक्तियों का मूल आधार माना जाए। इसमें कुछ गलत नहीं है। और ये तमाम तरह के जितने भी हमारे छात्र संगठन हैं या फिर जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रतिभागी हैं, वो भी इस बात की वकालत करते हैं कि 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो ये एक तरीके से नए विवाद को खड़ा करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि झारखंड का अपना एक मिजाज है, झारखंड के लोगों की अपनी भाषा संस्कृति है। और जो हमारी 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है, वही प्रमुखता के केंद्र में रहेगी, प्राथमिकता के केंद्र में रहेगी। तो क्या होगा कि यहाँ के जो हमारे लोग हैं, उनको अवसर मिलने में आसानी होगी। तो एक बात सामने आती है कि फिर वो पलामू वाले लोग जो डिमांड कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिए? वो तो बोलेंगे ना भैया कि हम भी तो यहीं से हैं, हमको भी तो अधिकार चाहिए। नहीं, तो बिल्कुल उनका कहना सही है, लेकिन मैं उनको ये कह रहा हूँ कि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ सब कुछ पढ़ सकते हैं, तो इन 9 भाषाओं में किसी एक भाषा को पढ़ करके नौकरी हासिल करिए। पढ़ने में क्या दिक्कत है? लेकिन ये कहना कि आधिकारिक तौर पर उसको सम्मिलित कर लीजिए, ये एक डिमांड हो सकता है, उस पर हो सकता है चर्चा परिचर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो व्यवस्था बनी हुई है, हमारा कहना है कि आधिकारिक तौर पर जो लैंग्वेज है 9 क्षेत्रीय और जनजातीय, उसी को मूल आधार बनाते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया में उसको सम्मिलित किया जाए। तो आदित्य साहू जी ने जब ये बात कही है, मुख्यमंत्री को बाकायदा रिटर्न जो लेटर उन्होंने दिया है, तो संजय मेहता उससे उस पर समर्थन रखते हैं, या उनके बातों में थोड़ा लग रहा है कि इधर उधर उस बात पर समर्थन उनका नहीं है? देखिए, एक तो ऐसे ही यहाँ के नौजवान परेशान हैं नियुक्ति प्रक्रिया में। एक तो नियुक्ति प्रक्रिया कोई भी इस राज्य के अंदर बिना कोर्ट के आदेश के होता नहीं है। चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का मसला हो, चाहे वो 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति का मसला हो, चाहे वो जेटेट का मसला हो। 26 साल में मात्र 14 बार। हाँ, और इवन कि नगर निकाय भी आप देखें कि कोर्ट के, तो इस राज्य के अंदर कोई भी काम जो है बिना कोर्ट के आदेश के होता नहीं है। और इस राज्य के अंदर नियुक्तियां बहुत धीमी गति से हो रही हैं। दूसरी बात कि 1,60,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि सरकार का कैलेंडर भी बार बार फेल हो जा रहा है। ऐसे में जो व्यवस्था बनी हुई है और सरकार जब बार बार फेल हो रही है, तो नए विवादों को जब हम जन्म देंगे तो नियुक्ति प्रक्रिया और जटिल होगी और विलम्ब होगा। और जो हमारे नौजवान हैं, उनकी उम्र सीमा आप जानते हैं कि कई लोगों की उम्र सीमा पार हो गई नौकरी का सपना देखते देखते। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस राज्य के अंदर अगर हम लोग व्यवस्था को और जटिल बना देंगे, तो जो अवसर मिलने की संभावना है झारखंड के नौजवानों को, वो और मुश्किल हो जाएगा। तो झारखंडी नौजवानों को अधिक से अधिक नौकरियों में अवसर मिले, इसलिए कोई भी नया विवाद ना खड़ा करते हुए 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं को नियुक्तियों में मूल आधार बनाते हुए उसी आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाए।
अब थोड़ा बहुत सारे लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है JLKM अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। चुनाव लड़ने के लिए तमाम जो लोग हैं वो जा रहे हैं। ये जी बांग्ला बोल रहे हैं लोग, अभी तक झारखंडी लोग को सवाल उठा रहे हैं कि भाई झारखंड कर रहे थे, बंगाल चुनाव में बांग्ला कर रहे हैं, तो झारखंडी कम बंगाली ज़्यादा लग, मतलब वेस्ट बंगाली ज़्यादा लग रहे हैं। ये तो अब चयन का मसला है और भाषा को इस रूप में लेना चाहिए कि जब आप संवाद करते हैं तो वो आप कितना ज़्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये तो एक संवाद का मसला है, लेकिन राज्य में अगर इन मुद्दों को लेकर के आपकी वकालत रही है, नहीं, इसको लेकर के आप विधायक बने हैं ना, भाषा आंदोलन को लेकर के विधायक बने। और अगर हम गलत नहीं हैं, आप यहाँ बैठे हैं इसलिए आपको खुश करने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। हमको लगता है कि संजय मेहता को छोड़ करके दूसरा किसी ने इस पर बात भी नहीं उठाया। जब इन्होंने लेटर लिखा कि भाई भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली को तरजीह देना चाहिए, तो आपको छोड़ के किसी ने आवाज भी नहीं उठाया। तो जो वैसे नेता हैं जिनकी ये पूरी विधायकी शुरू हुई, वो सब मतलब नेता बने इसी बात पर कि भाषा ही उनका मूल जड़ है, तो कुछ बोले ही नहीं। आपके दोस्त हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप क्रीज पे बैटिंग करने के लिए आते हैं और आपको लगता है कि अब इनिंग्स अच्छा खासा खेल लिए हैं, तो फिर आप डिफेंस खेलते हैं, फिर आपका जो है सो अटैकिंग मोड ख़त्म होता है। तो हो सकता है कि डिफेंस शॉट का सिलेक्शन रहा होगा, इवन कि डिफेंस भी नहीं खेला, मतलब सीधे डग आउट कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा सवाल मेरे जहन में भी नहीं था ये, लेकिन आपने मुझे याद दिलाया। मुझे लगता है कि बोलना चाहिए था इस पहलू पर। अगर इस मुद्दे की वो वकालत करते रहे हैं या फिर ऐसे पहलुओं पर वो अपनी प्राथमिकता दिखाते रहे हैं, तो इस पहलू पर बोला जाना चाहिए। बस एक मिनट के लिए रोकूंगा। जैसे बीजेपी के जो फैंस हैं वो बोलते हैं ना भाई कि वाह हिंदुत्व को लेकर के बात करते हैं, जेएमएम के फैंस वो बोलते हैं वाह आदिवासियत की बात उठाता है हमारा नेता हेमंत सोरेन, जो कांग्रेस के लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं गांधीवादी विचारधारा है। तो साहब के जो फैन फॉलोइंग है तो इसी बात पे आए थे ना कि हमारी भाषा, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति को उठा करके सदन में रखने वाला कोई एक नेता है तो सामने वाला बनेगा। तो उनको तो उठाना चाहिए ना भाई। लोग ये पूछ रहे हैं, वो हमसे मिलेंगे तो हम उनसे पूछेंगे इस बात को, लेकिन आपकी राय भी हम जानना चाहते हैं। मैं इस पर यही कहूँगा कि अगर किसी पहलू पर आपकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता है और आप विधायी तौर पर अब आप एक व्यवस्था का हिस्सा बन चुके हैं और आपने ये प्रतिबद्धता जनता के समक्ष भी दोहराया कि हम अगर उस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो इस आवाज़ को और मुखर होकर के तवज्जो देंगे या उसको प्राथमिकता देंगे। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर जाने के बाद अगर इन विषयों को आप भूल जाते हैं तो ये जनता के साथ वादा खिलाफी होगी, आप कह सकते हैं कि जनता के साथ धोखा होगा। तो अगर आप उनको याद दिला रहे हैं तो उनको इस पर पहलू पर बोलना चाहिए कि क्या उनका बोलना। मेरे मन में एक सवाल था तो हमने आपसे पूछा। यही बताइए संजय भाई कि एक पोस्ट आपका लिखे हैं, एडिटर साहब पोस्ट थोड़ा लगा दिया जाए साइड में। ये जो पोस्ट है पूरा ये मतलब कि उगाही, चोरी, कमीशन, क्या संदर्भ है इसका? लोग देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ रहे हैं भैया ये तो बात तो सही है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है भैया, किसका कमीशन, किसकी उगाही, किसका पैसा। तो ये तो सर्वविदित सच है कि जब कभी कोई विषय किसी से जुड़ करके पर्यायवाची बन जाता है तो जनता खुद ब खुद समझ जाती है। तो देखिए, मेरी नाराज़गी सिर्फ इस बात को लेकर के है कि अगर आपने जनता के समक्ष ये परिलक्षित किया कि मैं अलग हूँ तो अलग दिखने की कोशिश करिए, लेकिन आपने एक ऐसी परिपाटी और परंपरा विकसित कर दी कि आपके ही कार्यकर्ता अपने ही नेताओं पर थाने में जाकर ये एफआईआर कर रहे हैं कि हमारा फलाना नेता फलाने जगह से उगाही कर रहा है और इस कारण से हम लोगों के बीच विवाद हुआ है और अगर मेरी मौत होती है या मेरा हत्या होता है तो ये फलाना नेता जिम्मेवार होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है कि ऐसी संस्कृति क्यों विकसित हुई कि कुछ लेन देन को लेकर के, वसूली को लेकर के आपके अंदर ही इतना विवाद हो रहा है। तो ये तो मैं एक घटना का संदर्भ दे रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों और हजारों संदर्भ हैं और उन संदर्भों पर जब आप एनालिसिस, आप लोग तो पत्रकार हैं, कभी एनालिसिस करिए, विश्लेषण करिए तो आपको पता चलेगा। मैं इस पहलू पर बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि अब ये एक पब्लिक डोमेन में चीज़ें आ चुकी हैं, लोग अब समझ चुके हैं, अब जान चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों के नाम के साथ वसूली, रंगदारी, इन शब्दों को सिर्फ गूगल क्रोम में जाकर के सर्च इंजन में डाल दीजिए तो आपको बहुत सारे लोग वहाँ पर दिखाई पड़ेगा कि कब कौन घटना कितने तारीख को कहाँ पर घटी है, वो सारा कुछ आपको वहाँ पर दिखेगा। तो हमारा कहना ये है कि आप या फिर किसी
कह सकते हैं कि एआई ऐप से पूछ लीजिए तो वो भी आपको बता देगा। तो मुझे लगता है कि मेरा बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि अगर आप करप्ट हैं तो लबादा मत ओढ़िए ईमानदार होने का। सरकाजम कर रहे हैं आप। हमने एक और पोस्ट देखा संजय भाई आपका, जिसमें बहुत ही मतलब नपे तुल्य भाषा में लिखा हुआ था कि मेरे पास पावर है, मेरे पास बढ़िया लोगों के पास, आपने खुद लिखा है कि मेरे पास अच्छे अच्छे लोगों के पास से मिलने का, ब्यूरोक्रेट्स हो, नेता हो, उनके पास तक का पहुंच है, लेकिन आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप करिएगा, तभी तो हम आपकी आगे मदद कर पाएंगे। रेफरेंस पे दिलवाई हुई नौकरी भी उसी के लायक हो जाती है और लोग नहीं रखना चाहते हैं ऐसे लोगों को। ये संदर्भ क्या था? क्या बहुत फोन आ रहा है कि संजय भैया नौकरी लगवा दीजिए, संजय भैया परेशान हो गए हैं? नहीं देखिए, फ़ोन कॉल्स तो रहता ही है और मतलब इवन होता क्या है ना कि अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती हैं। और कई बार जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि चूंकि हम लोगों के साथ स्थिति ये है अब झारखंड के अंदर कि झारखंड के अंदर अगर कोई भी हैपनिंग कुछ भी हो रहा है कहीं भी, गांव में, दूर दराज में, तो एक बार फ़ोन हम लोगों का ज़रूर बजता है कि भैया ऐसा हो गया है यहाँ पर। अभी जैसे आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण ये स्थिति हुई है, तो जो लोग दुबई में फंसे हैं तो वो लोग ज़रूर फ़ोन कर रहे हैं भैया हम लोग यहाँ पर हैं। जो सऊदी अरब में फंसा है वो फ़ोन कर रहा है। तो ये एक मैसेज है, या फिर हम लोगों का सौभाग्य कहिए कि लोग इतना विश्वास करते हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं बिना सिस्टम में रहे ही। और इवन हम लोगों ने किया ही, जिस तरीके से नाइजर का प्रकरण आपने देखा होगा, जो मजदूर छोड़ करके आए। आपने उन लोगों को यहाँ पे हाँ। बुलाया, हाँ। तो कई लोग ऐसे हैं जो वो चाहते हैं कि कहीं पर कुछ नौकरी करें, कहीं कुछ काम मिल जाए। तो हमारा कहना है, हमने यही सिर्फ नौजवानों से कहा, चूँकि बहुत सारे ऐसे कॉल्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे, तो हमने सिर्फ यही कहा कि अगर आपको एक स्किल डेवलप कर लेंगे तो अगर हम लोगों की सिफारिश है या थोड़ा बहुत एक प्रयास करने से अगर आपका काम बन जाता है तो वो काम करने में हम लोगों को थोड़ा आसानी होगा, ताकि हम आपको सजेस्ट कर पाएं कि भैया ये स्किल्ड लोग हैं। हाँ। अच्छा संजय भाई, ये तमाम बातचीत तो ठीक है, एक सवाल मेरा जो है आपसे पूछने का है। हाँ। आपके मित्र जयराम महतो से भी काफी मीडिया पूछती है, लोग पूछते हैं, चाहने वाले, आप सभी हम पूछते हैं, शादी ब्याह क्या ख्याल है? आ रहा है ऑफर आपको? नहीं देखिए, शादी तो एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था है ना सोसाइटी की, ये तो एक संस्थागत व्यवस्था है। घर वाले परेशान नहीं कर रहे कि देखो बहुत नेता बन गया, पहले आओ, पहले ब्याह शादी कर लो फिर करना सब? बहुत परेशान है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार जिद होता है कुछ, और कई बार तो हम लोगों ने कहा कि इश्क करने की उम्र में हम लोग इनकलाब करने निकल गए और जब इनकलाब की राह में गए तो अब इतिहास बनाने की जिद है, और इसी जिद के कारण हम लोग अनवरत संघर्ष जारी रखे हुए हैं। तो जब होना होगा तो बिल्कुल होगा, बस समय का इंतजार करिए। आखिरी सवाल है, ज़्यादा समय न लेते हुए, एक चर्चा चल रही है राज्यसभा चुनाव के बाद झारखंड में कुछ हलचल होने की, कुछ पता है आपको इस बारे में? कुछ आकलन है यहाँ पे, आप कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, राजनीति और सियासत में इस तरह की चर्चाएं, बातचीत, गॉसिप चलता रहता है, और जब तक कुछ हो ना जाए तब तक कुछ कहना भी व्यर्थ है। तो मुझे लगता है कि समय का इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि इस राज्य के अंदर नौजवान परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिला है, नियुक्तियां समय पर नहीं हो पा रही है। अभी 43 लाख रुपए का कौन सा एक सामने आया है कि गया सचिवालय में ज्वाइनिंग करने के लिए, तो पता चला कि फर्जीवाड़ा हो गया। गोली दिन दहाड़े चल रही है। आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, पिछली रात कोई 70,000 रुपये एक पेट्रोल पंप से लूटा गया है, और कुछ दिनों पहले एक और पेट्रोल पंप में मार दिया गया था। तो राजधानी रांची और झारखंड के तमाम इलाकों में गोलियां चलना आम बात हो गई है। रोजगार मिल नहीं रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला नहीं, ओबीसी को आरक्षण मिला नहीं, और आपने कहा था कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण देंगे, वो दिया नहीं। फिर आपने कहा कि आउटसोर्सिंग में हम एक पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं जिससे सिर्फ स्थानीय को रोजगार मिलेगा। आपको बताते हैं, एक और इन लोगों ने ठगा कि हम पुनर्वास आयोग बना रहे हैं। पुनर्वास आयोग का क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। उन लोगों ने कहा था कि पुनर्वास आयोग पूरा रिपोर्ट लाएगी कि कितने लोग विस्थापित हुए हैं, इस पर कुछ नहीं हो पाया। तो पूरा राज्य के अंदर जो महकमा है वो फेल हो गया है, और बुनियादी जो सवाल है इस राज्य के अंदर, अंचल कार्यालय का, थाना का, वहाँ पर करप्शन चरम पर है। अंचल कार्यालय जाएंगे, ज़मीन का म्यूटेशन कराना है, 50,000 रुपया लगेगा। थाना जाएंगे, एक केस में आपको निष्पक्ष तौर पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, केस के आईओ को पैसा देना होगा, दारोगा का देना होगा। डीसी और एसपी साहब कोयला और बालू की तस्करी में व्यस्त हैं, और करप्शन एकदम चरम पर है। तो इन बातों को बेबाक तरीके से बोलने में हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी के लिए राज्य के अंदर जाने जाते हैं
कि ताल ठोक कर सवाल उठाते हैं, तो हम लोग ये सवाल उठाते रहेंगे। लेकिन एक सवाल तब फिर उठ जाता है हमारे मन में कि आप जैसे जो लोग हैं, जो युवा नेता झारखंड में बन करके आए, झारखंड के कन्हैया की उपाधि आप लोगों को दी गई। आज भले आप लोगों के बीच में वैचारिक मतभेद है, आप हो गए, जयराम महतो हो गए, आप देखिए कि रिजवान हो गए, और तमाम जो नेता है जिनको लोगों ने बोला कि ये अब युवा झारखंड है। जिस तरीके से 2024 का खून उबाल मार रहा था, राजनीति एकदम सड़क पर आकर के आंदोलन कर रही थी, 2025-26 आते आते क्या हो गया? कहाँ खो गए झारखंड के युवा नेता आंदोलन के नाम पर? वैभव जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी कोई मतलब कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही सवाल है आपका। हम लोगों ने इस राज्य के अंदर बहुत वेदना देखी है, पीड़ा देखा, लोगों को परेशान होते देखा। एक टीस थी हम लोगों के अंदर कि कुछ नया करते हैं। और आप किसी से भी पूछिएगा तो आपको ये ज़रूर बताएगा कि हम लोग एक सामूहिक सोच के साथ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप एक सामूहिक प्रयास में लीन होते हैं और निस्वार्थ तरीके से आप अपना योगदान दे रहे होते हैं, उस बीच जब कोई एक व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, जहाँ पर संस्थागत तौर पर चीज़ें नहीं ड्रिवन हो करके, ऑर्गेनाइजेशन जब पर्सनल हो जाता है, हाँ पर्सनल हो जाता है, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। और यहीं से ये सारी चीज़ें टूट गई। और उसके बाद फिर लगातार हमसे ये पूछा जाता है कि आपने ये चयन क्यों किया। तो इसका एक बहुत साधारण सा जवाब है, और मुझे लगता है कि झारखंड की जनता को भी इसको समझना चाहिए। इस राज्य के अंदर 2 क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं स्थापित तौर पर। एक हमारा आजसू है, एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने पिछले 6 सालों से, ये दूसरा कार्यकाल में भी देख लिए। जनता के आकलन पर और हम लोगों के आकलन पर ये सरकार फेल साबित होती है। और हम ये मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि जो वर्तमान में मुखिया हैं, उनको ये अवसर इसलिए मिल पाया क्योंकि उसके पीछे दिसोम गुरुजी का एक संघर्ष था, और उस संघर्ष की बुनियाद पर वो एक प्लेटफॉर्म मिला और वो राज्य को संभाल रहे हैं। इस राज्य के अंदर युवा आबादी का कोई अब ऐसा एक नेतृत्वकर्ता नहीं बचा है जिसके पास एक लंबा अनुभव हो 20-25 सालों का, जिसके पास सत्ता को संभालने का भी शऊर हो, जिसके पास इस बात का अनुभव हो कि कैसे सिस्टम को चलाया जाता है, और जिसके पास ये अनुभव हो कि 20-25 साल तक कोई पार्टी कैसे चलाई जाती है, और जिसके पास ये अनुभव हो कि ज़मीन से निकल करके खुद वो नेता बना हो। तो ऐसे नेता जो अगले 20-30 साल तक झारखंड को संभाल सकते हैं, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि वो जो सुदेश कुमार महतो जी हैं, उनमें वो लीडरशिप बचा हुआ है। और एक बात मैं ध्यान देना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने सुना होगा कि ईरान में खामनेई को मारा गया, फिर डॉक्टर लारिजानी को मारा गया। सो किसी स्टेट में जब वहाँ की व्यवस्था को पूरी तरीके से आप ख़त्म करना है, तो 2 तरीके से ख़त्म किया जाता है। एक तो नेताओं को आप राजनीतिक तौर पर साइड कर दीजिए, और दूसरा कि नेताओं को रास्ते से हटा दीजिए। सो एक बड़ी साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के अंदर झारखंडी नेताओं को राजनीतिक तौर पर किनारे लगा दिया जा रहा है, और जिसके कारण से कौन किनारे लगाते रहा? अब आप कह सकते हैं कि ऐसा एक नेक्सस है जो नहीं चाहता है कि यहाँ पे रीजनल नेता उभर करके सामने आए। हाँ, वो एक नेक्सस है इस राज्य के अंदर, जो लोग चाहते हैं कि इस तरीके से नहीं हो, और इसमें बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पहलू पर झारखंड के नौजवानों को भी सोचना चाहिए। देखिए, अभी आप बगल में बंगाल की बात कर रहे थे ना, तो बंगाल में जब भी चूँकि मैं ठीक है ममता बनर्जी से वैचारिक तौर पर मेरी कोई ये हो सकती है, बट वो बंगाली प्राइड की तो बात करती हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी ने भी हमेशा बिहारी प्राइड की बात की। महाराष्ट्र में भी शिवसेना और तमाम दलों ने, मनसे ने हमेशा मराठी प्राइड की बात की। जब हम झारखंडी प्राइड की बात करते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगता है। जब इस बयान को झारखंडी अस्मिता और स्वाभिमान की बात करने लगते हैं तो लोगों को दिक्कत होने लगता है। ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये स्वीकार्यता राज्य के अंदर रहने वाले लोगों को जब तक नहीं होगा कि जिस राज्य ने हमें मिट्टी दिया, घर दिया, आवास दिया, पानी दिया, बिजली दिया, रोजगार दिया, व्यापार दिया, उस राज्य के प्रति अगर अपनत्व का भाव नहीं है और वहां के लोगों की तरक्की हो, ये भावना आपके अंदर नहीं है, तो उस राज्य की मिट्टी में आप रहने लायक नहीं है। अब इस कमेंट को कैसे ले लें कि माटी की पार्टी आपके हिसाब से 2 ही हैं, एक जेएमएम एक आजसू, तो बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी और बाकी जो पार्टियां यहाँ पे हैं जिनका की एक वृहद क्या बोलते हैं इमेज है, पूरा पैन इंडिया जिसको हम कहते हैं, जो रीजनल नहीं है, बाकी पैन इंडिया जो पार्टियां हैं, तो वो आपको कमजोर कर रही हैं। क्योंकि आपकी भाषा भी मुख्यमंत्री वाली लाइन है, उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ पे लोगों को मंजूर ही नहीं है भाई कि झारखंडियत या झारखंडी कोई नेता आगे बढ़े। नहीं, मैं फिर से एक बार इस पर जोड़ना चाहता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप उसको क्लियर कर दें। ये एक नेक्सस है, किसी पर्टिकुलर एक संस्था और व्यक्ति पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। स्टेट के अंदर एक ऐसा नेक्सस है जो यहाँ की स्टेट लीडरशिप को
साइडलाइन करता है और वो नहीं चाहता है कि झारखंडी प्राइड की बात यहाँ पर उस तरह की। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है मतलब ना कि लोकल होगा ना वोकल होगा। हाँ नहीं, जब जल जंगल जमीन पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा बन जाएगा, राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन जाएगा, तब तो फिर हक मांगने की बात सामने आ जाएगी ना। मुझे आप बताइए कि अगर इस राज्य के अंदर पिछले 25 सालों में कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुए रहते, कुछ बड़े संस्थाओं का विकास होता, तो बड़का गांव के इलाके में, सारंडा के इलाके में, बालूमाथ के इलाके में, टंडवा के इलाके में, कोडरमा के इलाके में अगर नौजवानों की एक पीढ़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो वो हो सकता है एक्टिविस्ट बन जाते, हो सकता है वो विशिल ब्लोवर बन जाते, हो सकता है वो बड़े पॉलिटिशियन बन जाते, हो सकता है वो एडवोकेट बन जाते, वो सवाल करने लगते, तो ये माइनिंग वालों को, ये पावर प्लांट लगाने वालों को दिक्कत होता। इसलिए एक बड़ी आबादी नहीं चाहती है कि झारखंड के अंदर जल जंगल जमीन राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने। यहाँ पर राजनीतिक विमर्श का ये हिस्सा ही नहीं बन पा रहा है। विस्थापन, पुनर्वास, नियोजन, जल जंगल जमीन अधिग्रहण, ये विषय नहीं बन पा रहा है यहाँ के राजनीतिक विमर्श का। ये एक बड़ी समस्या है राज्य के अंदर। चलिए, तो संजय मेहता हमारे साथ थे। काफ़ी इंटरनेट पर आप देखेंगे इन दिनों इन्हें सुदेश महतो को, आजसू पार्टी को तो ज़मीन पर जा कर के काफ़ी संघर्ष कह लें, उसको मेहनत कर लें, पार्टी कर रही है। हमारे तरफ से भी आपके भविष्य को लेकर के आपको शुभकामनाएं है संजय जी। बाकी तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की है। इनकी मित्रता जिनसे है, जयराम महतो से लेकर के जो पार्टी अध्यक्ष बीजेपी से हैं, उन्होंने जो लेटर लिखा भाषा को लेकर के, तमाम चीज़ों पर हमने बातचीत की। आपके जो क्वेश्चन थे कि संजय शादी कब कर रहे हैं, उस पर भी उन्होंने जवाब आपको दे ही दिया है। कोई आपका कोई सवाल हो, हमारे लिए कोई प्रतिक्रिया हो, कोई कुछ आज पूछना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट में आप उससे लिख सकते हैं। धन्यवाद।